हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ते हैं एलआर सर्किट। आप लोग एलआर सर्किट में पढ़ना क्या है वो समझिए, और पढ़ने से पहले ये जानिए कि एलआर सर्किट किसे कहते हैं। व्हाट डू मीन बाय एलआर सर्किट? एलआर सर्किट का मतलब ऐसा होता है, ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी हो और रेसिस्टेंस भी हो। एल का मतलब इंडक्टर होना चाहिए, वहाँ रेसिस्टर भी होने चाहिए। ऐसे सर्किट को हम एलआर सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ग्रोथ ऑफ करंट भी पढ़ना है और डीके ऑफ करंट भी पढ़ना है। ठीक है, इंडक्टर है तो ग्रोथ तो होना ही चाहिए करंट का, और इंडक्टर है तो डीके भी होगा। दोनों चीजें हमको पढ़ना है। करंट का चेंज होना तो जरूरी है, इंडक्टर ही तो है, वो करंट का चेंज हुए बिना हम कैसे पढ़ेंगे उसको? मजा नहीं आएगा, मतलब ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, इंडक्टर है तो करंट चेंज होना चाहिए। उसी को हमने रखा है यहाँ पे टॉपिक को, ग्रोथ ऑफ करंट इन दिस सर्किट। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट टॉपिक हमारा क्या है, याद रखिएगा। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। एलआर सर्किट में करंट का ग्रोथ कैसा होता है वो समझते हैं पहले। तो शुरुआती दौर पे समझिए कि ये एक बैटरी है, ये एक रेसिस्टर है, ये एक इंडक्टर है। शुरुआती दौर पे, ठीक है, शुरुआती दौर में क्या होगा? अगर ये स्विच है, अगर हमने स्विच को ऐसे ही ओपन करके रखा हुआ है, स्विच क्लोज नहीं है, तो जब ये स्विच क्लोज नहीं था, ठीक है, जब ये ओपन था, इसके अंदर करंट कितनी थी? जीरो। सीधी सी बात है, इसके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा? जीरो करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होगी इसके अक्रॉस? जीरो आ रही है भाई, कुछ करंट चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, टाइम से पहले इनिशियली जीरो टाइम से पहले, उससे पहले जो कुछ भी था, घटना घट रही है, तो हम लोग गिनती कब से करते हैं? 0 सेकेंड से गिनती करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए कि शुरू में ऐसा ही था, स्विच ऑफ था, स्विच ऑफ करने से करंट जीरो, उसके बाद क्या? इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो। ठीक है, अब जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, जैसे हम इसको क्लोज करते हैं, तो क्लोज करने से, क्लोज कब करते हैं? व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने से होगा ये कि जैसे इसको हम क्लोज कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट ऑफ फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, यही करंट इस रेसिस्टर के अक्रॉस जाता है, यही करंट इस इंडक्टर के अक्रॉस भी जाती है, इंडक्टर के अंदर भी जाती है। तो अगर हमने पहले क्या किया था? स्विच को ऑफ कर दिया था, अब हमने स्विच को ऑन कर दिया। स्विच को ऑन करने से क्या होगा? अब करंट बढ़ेगी। ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एलआर सर्किट। अगर हमने स्विच को क्लोज किया तो इसके अंदर करंट बढ़ेगी। पहले शुरू में करंट कितनी थी? एट टाइम b इज इक्वल टू जीरो, करंट कितनी थी? जीरो। अब धीरे धीरे इसमें करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो करंट जो बढ़ेगा तो ये इंडक्टर क्या करेगा? खड़े खड़े तमाशा तो नहीं देखेगा, ये अब क्या करेगा? करंट को देख रहा है ग्रोथ होते हुए, कुछ ही देर में जब करंट को देखेगा ग्रोथ होते हुए, तो वो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो इंडक्टर को अच्छा नहीं लगता। कुछ भी चेंज हो रहा हो, कुछ भी परिवर्तन हो रहा हो, तो इंडक्टर को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो अच्छा नहीं लगता तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। जैसे पुराने जमाने के लोग होते हैं, वो नए चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो सिद्धांत पे ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो जो सिद्धांतहीन बातें हैं, नई सिद्धांतहीन बातें हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। हम लोग भी जब बूढ़े हो जाएंगे तो कुछ चेंज होगा तो हमें भी अच्छा नहीं लग सकता है। हम आज के जमाने की बात करेंगे, हम आज के जमाने की उस बुढ़ापे समय में बात करेंगे। ठीक है, उस चेंज को हम लोग स्वीकार करना नहीं चाहेंगे। उसी तरह से इंडक्टर करता है। इंडक्टर क्या करेगा? जो चेंज होना चाह रहा है, करंट इसमें पास हो रहा है, इसकी स्ट्रेंथ को कम करना चाहेगा। और इसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए बस एक ही तरीका है उसके पास कि वो इसके अंदर में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करे। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो पैदा करेगा, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा कर रहा है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जब तक नहीं पैदा करेगा, इसके स्ट्रेंथ को कम किया नहीं जा सकता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहां देखिए, अगर हम लूप लॉ का यूज करेंगे तो यहां क्या इक्वेशन बन रहा है? E माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये जनरल इक्वेशन आ रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किनके बीच में आ रहा है? बैटरी और इंडक्टर के बीच में। ये जनरल इक्वेशन, इस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं, माइनस साइन लिखते हैं, अपोजिशन के लिखते हैं। इसमें करंट घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। E माइनस डी एल डी आई बाई डी टी, और ये किसके बराबर है? तो यहां माइनस आर भी लिख सकते हैं, आई इंटू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जा रहा है, तो माइनस इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, इक्वल टू यहाँ जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस जीरो को तो यहाँ जीरो ही रहने देंगे, लेकिन आई आर इधर चला जाएगा, जिसके वजह से हम इक्वल का साइन यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल क्या है कि हमें ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, ठीक है, ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। उस चीज को समझिए कि जैसे ही पहले हमने स्विच ऑफ किया था तो कुछ भी करंट नहीं था, स्विच ऑन किया, धीरे 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 करंट क्या हो गया, बढ़ना शुरू कर दिया। तो जब करंट बढ़ा तो ये अपोज करना शुरू कर देगा, अपोज करते 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 एक ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब ये सैचुरेटेड करंट मूव करना शुरू कर देगा। जब ये सैचुरेटेड करंट मूव करेगा मतलब एक फिक्स करंट मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। करंट की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। कुछ ही समय के बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स वैल्यू हो जाएगी। और फिक्स जब वैल्यू आएगी तो ये क्या करेगा, अपोज करना बंद कर देगा। अब उसके बाद क्या करेगा, अपोज करना बंद कर देगा। उस चीज को भी हम समझाएंगे आपको। तो यहाँ पहले इक्वेशंस को समझिए। मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया, एनालिटिकली बताया कि करंट जब ग्रोथ करेगा तो ग्रोथ करते 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 एक मैक्सिमम लिमिट आती है। मैक्सिमम लिमिट के बाद वो आगे ग्रोथ नहीं होती है। एक ग्रोथ का एक डिफिनिट पैटर्न होता है। मैं हूं तो मेरे लाइफ का एक डिफिनिट ग्रोथ होगा, एक डिफिनिट डेवलपमेंट होगी, उसके बाद में ग्रोथ नहीं कर सकता, ठीक है। आपके लाइफ की भी डिफिनिट ग्रोथ होगी। हर आदमी का एक डिफिनिट ग्रोथ होता है, ठीक है। एक पीक होता है, एपेक्स होता है, पीक होता है, उनके डेवलपमेंट का पीक होता है, उसके बाद उनका डेवलपमेंट खत्म हो जाता है। मतलब आदमी यहाँ पर एक जन्म लेता है, जन्म में बचपन में खूब इंजॉय करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, फिर जवानी में और इंजॉय करते हैं। धीरे 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 उनका लाइफ जो है पीक पे जाता है और धीरे 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 लाइफ उनका खत्म होता जाता है, ठीक है। बुढ़ापा के पास धीरे धीरे लाइफ खत्म हो जाता है। तो लाइफ उन्हीं का बनता है जो जवानी से बुढ़ापा तक भक्ति भजन करता है, और भक्ति भजन करके भगवान को याद करता है तो मरने के बाद भी दूसरे लोक में जाते हैं तो पुण्य की प्राप्ति होती है। जो जीवन भर अच्छा काम करते हैं तो उनको मरने के बाद भी अच्छा मिलता है, अच्छा लोक मिलता है। लेकिन जो अच्छा काम नहीं करता है उसका तो पीक आएगा, एक पीक आएगा, फिर उस पर डाउन होता जाएगा। रावण की कहानी आपको पता होगा। रावण जब था तो बहुत बड़ा राक्षस था, बहुत सारा तपस्या कर लिया था उसने, शिव जी को प्रसन्न करके बहुत सारा वरदान प्राप्त कर लिया था। उसके बहुत सारे कुटुंबी थे, बहुत सारे लोग थे जो उनको मदद करने वाले थे, बहुत सारे राक्षस थे, वो देवताओं को भी जीत चुके थे। इंसान को तो कुछ गिनती ही नहीं करते थे, भगवान तक को भी वैल्यू नहीं करते थे वो लोग। तो होते 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 उनका पाप का घड़ा जो है सो मैक्सिमम तक भरा, उसके बाद फट गया पाप का घड़ा, मैक्सिमम लिमिट तक पाप पहुंचा, उसके बाद खत्म हो गया धीरे धीरे। वैसे ही इंसान का पुण्य भी होता है, पुण्य की भी मैक्सिमम लिमिट होती है, कितना आपने पुण्य किया। आदमी पैसा कमाता है तो मैक्सिमम लिमिट तक कमाया, कितना कमा सकते हो, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटना चालू हो जाता है। हर चीज में ऐसा होता है, ठीक है। उसी को ग्रोथ कहते हैं। कितना आप ग्रोथ कर सकते हो, चाहे जमीन खरीद करके, चाहे पैसे कमा करके, किसी भी तरह से आप कितना ग्रोथ कर सकते हो। मैं YouTube पे कितना ग्रोथ कर सकता हूँ चैनल बना करके, मैं कितना जो है पॉपुलर हो सकता हूँ, ये मेरे वीडियो पे डिपेंड करता है, आप लोगों के शेयर और सब्सक्राइब पे डिपेंड करता है, ठीक है। जितना अच्छा मैं बनाऊंगा उतना ही अच्छा पॉपुलर होगा, है ना। कितना ग्रोथ है वो तो एक मैक्सिमम लिमिट तक जाएगी, फिर धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये सांसारिक चीजें हैं, चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैक्सिमम ग्रोथ तक जाएगी, फिर उसके बाद ये रुक जाएगा, उसके बाद फिर डिके भी होगा। तो डिके हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। पहले ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ पढ़ेंगे यहाँ पर, तो ग्रोथ होता क्या है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इक्वेशन से समझते हैं, E - L di/dt दैट इज इक्वल टू I × R, ठीक है, I × R। तो चलिए यहाँ पर एक चीज सवाल में आ रहा है कि I को एक ऐसे फॉर्म में ले आते हैं, और di/dt को एक दूसरे जगह ले आते हैं, ठीक है। तो di/dt को हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, और di/dt हमने इधर लिख दिया, और ये क्या आएगा, E - IR आ रहा है, ठीक है, सही है। E - IR और इधर आ जा रहा, मतलब करंट को अगर हम इधर कर दूं बाई L ही आ जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ L लिख लीजिए। इसको इधर कर दूं, इसको इधर कर दूं तो कोई अन्याय नहीं होगी, है ना, कोई गलत काम नहीं होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर E - IR लिख देते हैं और यहाँ पर dt लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतनी बात तो हमने लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे और समय के साथ इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। ग्रोथ ऑफ करंट का मतलब क्या होता है कि करंट की वैल्यू को हम पता करेंगे कि समय के साथ ही कैसे चेंज कर रहा है।
तो हमने इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। शुरुआती दौर में टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे, 1/L कांस्टेंट क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो से लेकर टाइम को, जीरो से लेकर टी तक हम यहाँ पे इंटीग्रेट करना चाहेंगे। और करंट को जो है, करंट को कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो जब टाइम इक्वल टू जीरो था तो इसके अंदर में करंट क्या थी, करंट क्या थी, करंट कितनी थी, करंट भी जीरो थी, है ना, करंट भी कितनी थी, जीरो थी। तो किसी टाइम टी पर करंट इसका आ गया मान लो आई, ठीक है, करंट क्या आ गया आई। तो अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, लॉन ले आएंगे। लॉन जो इंटीग्रेशन का आप लोग मैथमेटिकली जानते भी होंगे, तो लॉन लेकर के क्या होगा, यहाँ पर लॉन ले आते हैं ना, लॉन ई माइनस आई आर, ठीक है। तो यहाँ पर जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन लगाएंगे और करंट ही तो वेरी कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर आई तक वेरी कर रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे कितना, टी बाई एल, ठीक है। चलिए ये बात भी समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन लगाएंगे, लेकिन जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टर्म नीचे आ जाएगा, फिर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टाइम, तो माइनस आर आ जाएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से हम यहाँ पे माइनस आर लिख देंगे। और ये माइनस आर यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आई को हमने यहाँ लिखा, जीरो हमने यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या आ रहा है, लॉन ई माइनस आई आर डिवाइडेड बाय ई, इतना ही तो आएगा। ये हमने इस तरह से लिखा, दैट इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू टाइम टी, इस तरह से हम लिखते हैं। अब एक्सपोनेंशियली अगर हम एक्सपेंड करना चाहें तो लिखेंगे ई इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, दैट इज इक्वल टू ई एक्सपोनेंशियली आर बाय एल इंटू टी, ठीक है। इस तरह से हमने लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करंट पता करना है, तो करंट पता करना है भाई, तो इस साइड को इधर ले जाओ, करंट को इधर ले आओ, तो करंट कितना आएगा, ई माइनस, तो कॉमन ले लेते हैं ना, ई ले लिया, 1 माइनस ई टू द पावर, सजा देंगे यहाँ पर, आप सजा देते हैं, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है, ठीक है, बाय आर लिख देते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा, e टू द पावर t बाई एल बाई आर। तो एल बाई आर जो है वो टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, ठीक है, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट एल बाई आर, जैसे सी आर लिखते थे कैपेसिटेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा, एल बाई आर इंडक्टिव क्या होगा, टाइम कांस्टेंट, ठीक है। करंट पोटेंशियल डिफरेंस बाय ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ये भी सही है, डायमेंशनली सही है, हमारा इक्वेशन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई बाई आर ये है क्या, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो एल बाई आर को एक टाइम कांस्टेंट हम टॉ मान लेते हैं, जो यहाँ पर हमने टी के रिस्पेक्ट में लिखा है, 1 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम इसको टॉ मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी काम चलेगा। अब इसी इक्वेशन से बहुत सारा चीज आप समझ में आ सकता है आपको। जब टाइम इक्वल टू जीरो था तो करंट इक्वल टू जीरो था, ये जीरो मतलब ये 1 आ गया, 1 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि e टू द पावर माइनस है, मतलब करंट धीरे धीरे क्या कर रहा है, जैसे से इन्फिनिटी पे लेके जा रहा है, ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से ये नंबर धीरे धीरे घट रहा है, घटने की वजह से इसका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ने की वजह से क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, समझ में आ रहा है। इसे हम लोग कहते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है। ग्रोथ ऑफ करंट मतलब समझिए, e टू द पावर माइनस है, माइनस में हम नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन दिस, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, बढ़ेगा, और बढ़ने की वजह से क्वांटिटी घटती जाएगी, और 1 वजह से जितनी क्वांटिटी घट रही है ना, घट रही है ओवरऑल, इतनी क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। ये बात आप समझ सकते हो, इसको मैंने ग्राफ से बताया है, ठीक है, इस ग्राफ से भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो t इक्वल टू जीरो पे करंट तो जीरो है, लेकिन t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होगा उसको बताइए। अगर t इक्वल टू इन्फिनिटी डाल दिया तो ये पार्ट ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए t इक्वल टू इन्फिनिटी ये एज्यूम किया गया है, t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो हमने एज्यूम करके रखा है कि t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर हमने रख दिया तो क्या होगा,
करंट जो है इसके अंदर में दैट इज इक्वल टू आई मैक्स। आई मैक्स मतलब आई नॉट, ये मैक्सिमम करंट इसके अंदर आ रही है। तो मैक्सिमम करंट जो होगी वो कितनी के बराबर है, दैट इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, ई बाई आर मैक्सिमम करंट जब इसके अंदर फ्लो कर रहा है वो कितना है, तो वो करंट है कितना, ई बाई आर। अरे भाई जब ई बाई आर आ रहा है मैक्सिमम करंट है, मतलब ये पूरा का पूरा जो है ये इसके अंदर में क्या स्टोर हो गया, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गई। अब जब पूरा स्टोर हो गया तब ये क्या हो गया, अब ये इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इंडक्टर अब ये इंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। इंडक्टर का मेन काम क्या होता है, ईएमएफ क्या करना, ईएमएफ को इंड्यूस करना। अब ये ईएमएफ को इंड्यूस नहीं कर रहा है क्योंकि अब इसके अंदर जो करंट जा रही है वो कांस्टेंट वैल्यू वाली करंट जा रही है आफ्टर इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम का मतलब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कैपेसिटर में पढ़ते थे अब फुली चार्ज, इसमें भी फुली एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई, चार्ज हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी। जो कुछ भी कहानी है आप उसको समझिए कि मैक्सिमम करंट इसके अंदर में इतनी फ्लो कर रही है। तो आई नॉट का वैल्यू लिख करके यहाँ पर भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है वो देखिए, एक टाइम कांस्टेंट टी, टी इज इक्वल टू एल बाई आर लिखते हैं यहाँ पर, एल बाई आर। एक टाइम कांस्टेंट में, एक टाइम कांस्टेंट में अगर हमने यहाँ पे लिखा तो इसकी वैल्यू कितनी है, तो एक टाइम कांस्टेंट में जो करंट जो है वो कितना है, तो इतना 0.693 मतलब 693 हजार जो मैक्सिमम करंट है, मैक्सिमम करंट का 693 पार्ट ही जो है क्या कर रहा है, इसमें पहुंचा है। धीरे धीरे 100% पार्ट पहुंच रहा है। आई नोट जो मैक्सिमम पार्ट यहाँ पहुंच रहा है, 1000 में 693 पार्ट यहाँ पे पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का बात आप समझिए। तो मैक्सिमम करंट उसमें आ गया। अब मैक्सिमम करंट के बाद ये सैचुरेटेड करंट है, इसके अंदर और करंट नहीं जा सकता। टाइम बढ़ रहा है, सैचुरेटेड करंट हो रहा है, लेकिन अब इंडक्टर अपना काम नहीं कर रहे हैं महोदय। अब जो है पहले तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं थी, जब इसके अंदर करंट जो है चेंज कर रहा था, जब करंट चेंज कर रही थी तब क्या हो रहा था, इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो नहीं थी। लेकिन अब करंट क्या होगा, कांस्टेंट हो जा रहा है। अब करंट क्या है, अब करंट हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट हो गई। आफ्टर इनफाइनाइट टाइम करंट इज इनफाइनाइट, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज आल्सो इक्वल टू, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ उसके अंदर में कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है तो अब क्या होगा, अब ये इंडक्टर अपना काम ही भूल गया। अब ये इंडक्टर अपना काम नहीं कर रहा ठीक से। ठीक है, अगर ये इंडक्टर अपना काम नहीं कर रहा है तो अब हम क्या करेंगे, इस इंडक्टर को अब हम भूल जाते हैं। ठीक है, अब ये इंडक्टर एक क्या कहेंगे, एक वायर की तरह काम करेगा, एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा ना करंट की वैल्यू हमने कितना बताया, जो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रही थी वो मैक्सिमम करंट कितनी थी, आई नॉट कितनी है, दैट इज इक्वल टू ई बाई आर। ये ई बाई आर ही तो मैक्सिमम करंट है। तो जो ई बाई आर जो मैक्सिमम करंट इसके अंदर में फ्लो कर रही है तो फिर इसका इंपोर्टेंस खत्म हो गया। ये तो ऐसा दिख रहा है ई बाई आर। अब इसके अंदर कुछ है कि इसके प्रेजेंस से रहने और नहीं रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम कर रहा है, एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम कर रहा है। अब कनेक्टिंग वायर का मतलब ये है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस को आपको नहीं सोचना है, याद रखिएगा बात को। इसके अंदर रेजिस्टेंस को नहीं जोड़ना है। अगर रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो फिर एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा, आर प्लस आर। ठीक है, तो एक कनेक्टिंग वायर की तरह काम करेगा। और हमने आइडियल इंडक्टर समझ के रखा है यहाँ पर। जो हमने इंडक्टर यहाँ पे समझा है वो कैसा इंडक्टर है भाई, तो एक आइडियल इंडक्टर हमने समझा है। बात समझ में आ रही है, वो आइडियल इंडक्टर हमने समझा। तो इस तरह की कहानी हमारे पास आ गई। तो देख लीजिए जो भी आपके समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहां से हटा भी सकते हो और एक कनेक्टिंग वायर भी जोड़ सकते हो। कनेक्टिंग वायर अगर आपने लगा दिया तो एक समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, कनेक्टिंग वायर। तो कनेक्टिंग वायर अगर है तो शॉर्ट सर्किट है। मतलब ये हुआ कि पहले अगर हमारा कुछ इंडक्टर यहाँ कुछ इस तरह से था, शॉर्ट सर्किट का मतलब यह है कि इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को ही खत्म कर दो, शॉर्ट सर्किट हो गया। और टाइम टी से पहले क्या था, ओपन सर्किट था, करंट ही नहीं फ्लो कर रहा था। अब जो करंट फ्लो कर रहा है वो मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है। और शॉर्ट सर्किट कैसा होता है वो आप देख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस इनके अक्रॉस जीरो आ रही है, मतलब ईएमएफ जो है जीरो आ रही है। ये इंडक्टर बिल्कुल बर्बाद हो गया। अब ये कनेक्टिंग वायर बन गए हैं, सिंपल कनेक्टिंग वायर हो गए हैं अभी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमने बताया यहाँ पर ग्रोथ ऑफ करंट को आप अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ओके।